सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ और हम लोग यहाँ कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन अपने सभी चैप्टर्स का। तो बच्चों, आज के चैप्टर की अटेंडेंस लगाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रिवीजन। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा, ये जब चैप्टर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था तो हम ये समझ पाए थे उस टाइम पर कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रहा है। एक पार्ट स्मॉल बिजनेस को फोकस कर रहा है तो दूसरा पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप को। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या क्या चीज़ें हमें एक बार फिर से रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले तो स्मॉल बिजनेस से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो स्मॉल बिजनेस क्या है बेटा? स्मॉल बिजनेस का मतलब है हमारे वो छोटे छोटे बिजनेसेस, वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हमारे देश में खोली जा रही हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीजंस है। रीजंस क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों का जो ध्यान था वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा था। हमने अपने इंडस्ट्रियल बेस को इतना स्ट्रॉन्ग तब किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि फूड ग्रेन्स के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे सेल्फ रिलायंट नहीं थे। खाने के लिए हमें दूसरे देश पर डिपेंड रहना पड़ रहा था। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम पे यही था कि पहले इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए, उसके बाद बाकी की चीज़ों पर काम करेंगे। तो इसलिए हमने इंडस्ट्रीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो वैसे भी हमारे पास आज भी बहुत सारी नहीं हैं। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के मामले में हम लोग सेल्फ रिलायंट हो गए। तो इंडस्ट्री की तरफ हमारा फिर शिफ्ट हुआ कि ठीक है, अब इंडस्ट्री को डेवलप करना है। बट इंडस्ट्री को डेवलप करने के पीछे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि पैसा कौन लगाएगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए पैसे लगाने की ज़रूरत थी, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर तो आगे नहीं बढ़ता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर ही आगे बढ़ती है। बट गवर्नमेंट भी कितना पैसा लगा देगी। तो वहीं से निकल कर आया एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या मैं कहूँ स्मॉल बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कम पैसों के साथ भी यहाँ बिजनेस कर सकते हो। बस हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बिजनेस करो। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को लेकर आओ और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि स्मॉल बिजनेस बहुत मदद करेगा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। जहाँ पर एक अगर फैक्ट्री लगती है तो कम से कम वो एक छोटी सी फैक्ट्री 10 लोगों को तो काम देगी ना। तो कोई बात नहीं, छोटी फैक्ट्री लगाओ लेकिन काम करना शुरू करो। हम यहाँ पर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कर पाएंगे, यानी कि हमारे देश के हर एक रीजन का हमें डेवलप करना है। हमें ये नहीं करना कि एक जगह तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और दूसरी जगह पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। हम ये भी नहीं चाहते थे। और हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना चाहते हैं कि काम देने वाले बनो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ। आप यहाँ पर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और बहुत सारी स्कीम्स, इंस्टीट्यूशंस और इंसेंटिव्स उन लोगों ने प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, चलो अब जानते हैं कि इस स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। तो बेटा, स्मॉल बिजनेस को हम यहाँ पर जानते हैं कुछ इस नाम से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME। क्या नाम है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब किस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया? उन्होंने कहा जब हम आप स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन दोगे तो डेफिनेशन कैसे दोगे? तो उन्होंने कहा बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन देने के लिए पैरामीटर्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट इंडिया के अंदर हम इसको दो पैरामीटर्स में डिवाइड करेंगे कि हमने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितनी करी है और हमारी एनुअल टर्नओवर कितनी है। इन दो चीज़ों के बेसिस पर ही हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हम कौन से स्मॉल बिजनेस में वर्क करते हैं। रीज़न यही था कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर है। लेबर की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पर, बट येस हमारे यहाँ पर पैसों की कमी है डेफिनेटली। तो इसलिए यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी इंडियन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था। ठीक है बच्चों, चलो अब ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं, ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये हमारा एक एक्ट होता है एंड आई होप कि आप सभी लोगों को वो एक्ट याद होगा। MSMED एक्ट है हमारा 2006। ठीक है, तो MSMED एक्ट 2006 यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर ये वैल्यूज हमें बताई गई हैं और इन्हीं के बेसिस पर कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, तीन तरीके की हमारे पास एंटरप्राइजेज है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। अब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करी है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज का स्टेटस लेंगे।
बट वही इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो गई है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर कहलाएंगे कैटेगरी में। मीडियम एंटरप्राइज में वही वैल्यू 10 से 50 करोड़ कर दी गई है। ठीक है बेटा, अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट याद कर ली तो उसको याद करना आसान है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना अपर लिमिट को उसकी, और आपको एनुअल टर्नओवर मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि ये चीज आपको क्लैरिटी के साथ दिख सके। ये देखो, जैसे कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 करोड़, उसके बाद 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 करोड़, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट याद रखो 1, 10, 50, वो अपने आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये उन्होंने क्राइटेरिया दिया कि अगर हमें यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी एंटरप्राइजेस को स्मॉल बिजनेस के अंदर क्लासीफाई करना है तो हमने 3 कैटेगरी दी है। याद करते हुए चलिए साथ साथ, क्या क्या कैटेगरीज है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। इन्वेस्टमेंट बताई कि कितने कितने इन्वेस्टमेंट होगी। माइक्रो के अंदर 1 करोड़ तक, उसके बाद स्मॉल के अंदर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, उसके बाद आपकी जो मीडियम एंटरप्राइज आती है उसमें 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक। ठीक है, एनुअल टर्नओवर कैसे निकालना है? 5 से मल्टीप्लाई करके, जो कि आएगी आपकी 5, 50 और 250 करोड़। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी देखते हुए चलो सबका, कि माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी हो सकती है? जैसे कि छोटा कोई किराना स्टोर है, कोई हैंडलूम की यूनिट खोली गई है तो वो हो सकता है। या स्मॉल की अगर हम बात करें तो ऑटो पार्ट फैक्ट्री है, कोई डेयरी यूनिट है। अगर हम मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो कोई टेक्सटाइल यूनिट चलाकर बैठे हो आप, खादी ग्राम उद्योग चला रहे हो आप, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आज थोड़ा सा गले के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब आवाज़ के साथ, क्योंकि घोड़ा गला बैठा हुआ है, इस वजह से हो सकता है आपको ये लगे कि थोड़ा सा जोश कम है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करा दूं। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट में एक टाइप आपको यहाँ पे और पढ़ते हुए चलना है, 1-2 टाइप। विलेज इंडस्ट्रीज, विलेज मतलब गांव, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कहाँ सेटअप की जाती हैं? हमारी रूरल एरियाज के अंदर, जो गुड्स और सर्विसेज को विद और विदाउट पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दोनों तरीके से हम यहाँ पर जो गुड्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो पर वर्कर के हिसाब से देखी जाती है, विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। हमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी गई है, सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि पर वर्कर के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेट की जाती है, जो गवर्नमेंट खुद बताएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि आप पॉटरी का काम करते हो, या फिर ऑयल मिल है आपकी, या फिर आपकी गुड़ की फैक्ट्री है, जैगरी है, मतलब आपकी मिल है, तो उस तरीके से आप वहाँ पर अगर काम करते हैं तो आप विलेज इंडस्ट्री में आते हैं। नेक्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्री। बेटा, कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल फैमिली बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट फिलहाल ऐसी हमें डिफाइन नहीं की गई है। लोग अपने घरों में या छोटे छोटे कारखाने खोल देते हैं, वर्कशॉप्स खोल देते हैं, वहीं वो लोग काम करते हैं। सिंपल टूल्स और अपनी फैमिली लेबर, मतलब घर के मेंबर होते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हैंडलूम वीविंग का काम, कारपेट बनाने का काम, या छोटा मोटा हैंडीक्राफ्ट ये लोग खुद मिलकर करते हैं। ठीक है, अब इन एंटरप्राइजेस का हमारे कंट्री के अंदर क्या रोल है, क्या डेवलपमेंट रोल है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का? तो रोल की अगर हम बात करें, सो वी यूज्ड बैलेंस्ड लो कॉस्ट प्रमोशन फॉर द क्विक डिसीजन, जहां पर W का मतलब है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और E से मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यूज आता है यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज के लिए, बैलेंस्ड है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, लो कॉस्ट है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, प्रमोशन में प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और क्विक है हमारे पास क्विक एंड टाइमली डिसीजंस के लिए। चलो 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, हमने ऊपर भी इसके इंट्रो में भी ये पढ़ा कि यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का कोई भी ऐसा हिस्सा हो जो अंडर डेवलप्ड रह जाए। तो चाहे इंडस्ट्री छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत मदद करेगी, उनके वहाँ पे रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी, कहीं ना कहीं लोगों को इनकम का एक रिसोर्स मिलेगा, इनकम का एक सोर्स मिलेगा जहाँ से वो पैसे कमा सकते होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 95% इंडस्ट्रियल यूनिट जो भी है हमारे पास, वो पूरी तरीके से हमारे देश के अंदर फैली हुई हैं, और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही है, जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस कम होते चले जा रहे हैं। जैसे कि तिरुपुर की टेक्सटाइल यूनिट, वाराणसी के हैंडलूम्स। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कहलाती हैं। यानी कि एग्रीकल्चर के बाद जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर होती है लेबर इंटेंसिव, यहाँ पर मशीनों पे काम कम किया जाता है, लोगों से काम ज़्यादा कराया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, और हमारे इंडिया के लिए तो ये सुटेबल है ही। उसके बाद
थर्ड है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि बेसिक इनका मोटिव यही होता है कि कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं ताकि लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मास कंजप्शन गुड्स बनाते हैं, जैसे कि गारमेंट, सोप, लेदर आइटम्स। सोफिस्टिकेटेड गुड्स भी बना देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब। और तो और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं जिनको दूर देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट। हमारे इंडिया के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास से ही जाती हैं। ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, यहाँ हम कोई इंपोर्टेंट मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करते। जो भी हमारे पास इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यानी कि लोकली अवेलेबल टेक्नोलॉजी होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी रॉ मटेरियल ईजिली हमें मिल रहा है उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेबर हमारी अपनी होगी, आसपास की होगी, लोकल लेबर होगी, जिससे कि जो भी वो जगह है, जिस जगह पर इंडस्ट्री है, वहां पर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा उस चीज का बेनिफिट मिले। ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली हम यहाँ पर लोगों के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग को जनरेट करना चाहते हैं, उनको प्रमोट करना चाहते हैं कि भले इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, 10,000 की है, 25,000 की है, तब भी आप स्मॉल बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि हमने बोला ना कि ठीक है, आप मीडियम एंटरप्राइजेस तक मत जाओ, आप माइक्रो एंटरप्राइज खोल लो। माइक्रो एंटरप्राइज की लिमिट है 1 करोड़। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 करोड़ रुपये अपने जेब में रखकर चलना है। अगर आपके पास 50,000 है, 1 लाख है, आप तब भी उस बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है। बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। तो कम पैसों के साथ भी आप एंट्री कर सकते हो, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है आपका। आप अपने आप को खुद काम दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है। और 10 लोगों को काम दोगे आप। लो कॉस्ट पे ऑपरेट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकल रॉ मटेरियल है, और इसकी वजह से जो आउटपुट होता है वो सस्ता ही यहाँ पर निकल कर आता है। क्विक डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बहुत सारे लोग नहीं होते कि जिनसे अप्रूवल लेना पड़े, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं होता, तो क्विक रिस्पॉन्सेज यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं बेटा कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने 2 मेन इंस्टीट्यूशंस खोले हैं। हमारी गवर्नमेंट ने 2 मेन इंस्टीट्यूशंस खोले हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। आपको 2 मेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर पढ़ने हैं, विच इज़ NSIC, स्टैंड्स फॉर द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1955 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है बेटा। अब इसके फंक्शंस क्या है? इसके फंक्शन में पहला फंक्शन है क्रेडिट सपोर्ट, यानी कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये पैसों की पूरी हेल्प करती है, यानी कि आपको आसानी से लोन दिलवा देती है। रॉ मटेरियल का भी असिस्टेंस देगी कि अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो कंसेशनल रेट पे आपको रॉ मटेरियल दिलवा देगी। इवन बाहर से अगर इंपोर्ट करना है तो वो भी करवा देंगे। मार्केटिंग सपोर्ट पूरा देंगे आपको, कि आपको ट्रेड फेयर, एग्जीबिशंस में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगवा देंगे, या अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएँ। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सपोर्ट तो सच में यहाँ पर बहुत अच्छे से मिलता है। ये लोग मदद करते हैं ट्रेन करने में, आपके लिए इक्विपमेंट ला कर देंगे, आपकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। तो इस तरीके से बहुत मदद करते हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलप होने में। और रूरल सपोर्ट तो है ही, स्पेशल कंसेशन देंगे कि अगर आपने बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री को सेटअप किया है तो उसके लिए आपको अलग से कंसेशन भी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आती है बेटा, ये तो नेशनल लेवल पे वर्क करती है। अब नेशनल लेवल पे वर्क करती है तो हर जगह ध्यान नहीं दे पाते होंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट में ध्यान दिया जा सके तो इसके लिए दूसरा इंस्टीट्यूशन आया DIC, विच स्टैंड्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। अब इसको सेटअप किया गया था 1978 में, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सर्विस आपको देता है, यानी कि यहाँ आप रजिस्ट्रेशन, लोन, सब्सिडी, मतलब आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग भी मिलेगी, मतलब आपको, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, रॉ मटेरियल और मार्केटिंग का असिस्टेंस भी देंगे, और वही बैकवर्ड एरियाज में आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। चलो ये भी कवर हो गया। और क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने इनके लिए? कुछ और भी अलग स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की गई है, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री योजना एक स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर आपको लोन मिलता है, सब्सिडी मिलती है अगर आप स्मॉल यूनिट्स को सेटअप करते हैं। तो मुद्रा स्कीम आई कि हम आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दे देंगे आपके माइक्रो बिजनेस के लिए, आप बस आइडिया लेकर आओ, पैसा हम आपको देंगे। MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम, जहां पर आपको लोन दिया जाता है और बदले में आपसे कोई सिक्योरिटी, कुछ भी मॉर्टगेज यानी कि कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया जाता। और स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया तो डेफिनेटली आया कि
आप आइडिया लेकर आओ हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, कोई नई से नई स्कीम लेकर आओ, कुछ ऐसा लेकर आओ जो इनोवेटिव हो, और अगर आप कुछ ऐसा इनोवेटिव लेकर आओगे तो उसकी फंडिंग हम लोग आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अदर गवर्नमेंट स्कीम थी। अब और क्या आया कि अगर स्मॉल बिजनेसेस बैकवर्ड, हिली या रिमोट एरियाज में अगर सेटअप की जाती हैं तो अलग से कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिसमें पहला इंसेंटिव है लैंड को लेकर, कि अगर आपने वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करी तो हम आपको सस्ते में लैंड दिलवा देंगे, कंसेशनल रेट पे दिलवा देंगे, जिसका पैसा आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की अगर बात है तो लो रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दिलवा देंगे, और हो सकता है कि शुरुआत के कुछ साल में हम आपसे पावर के चार्जेस ले ही ना। सेम यही चीज हम आपके लिए वाटर के लिए भी कर देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर, यानी कि 50-50% आपको यहाँ पर बिल देना होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआती कुछ साल में हम आपसे बिल ना लें। टैक्स हॉलीडे यानी कि टैक्स की अगर बात करें तो 5 से 10 साल तक हो सकता है कि हम आपसे कोई भी टैक्स ना ले। ऑक्ट्रॉय का बेनिफिट भी है, यानी कि बहुत सारे स्टेट ने, कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है तो बहुत सारे स्टेट्स ने ऑक्ट्रॉय हटा दिया, यानी कि उन्होंने ये टैक्स लेना बंद कर दिया। रॉ मटेरियल की बात हुई तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिला, कि बाकियों को रिसोर्स बांटने से पहले आप लोगों के पास हम लेकर आएंगे, सारे रिसोर्सेस आपको देंगे, रॉ मटेरियल आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक तो बात हो गई हमारी स्मॉल बिजनेस की। स्मॉल बिजनेस का जो कंटेंट था वो इतना ही था। अब आते हैं हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो बेटा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अब 3 चीजों से मिलकर बनता है ये एंटरप्रेन्योरशिप। एक वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर, और एक वर्ड है एंटरप्राइज। तो बेटा एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज तो एक वो बिजनेस यूनिट है जिसको चलाया जाएगा, जिसमें काम होगा, बट काम करेगा कौन? कौन है जो उस बिजनेस को चलाने के लिए हमारी मदद करेगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस चीज की? तो बेटा वो होता है हमारा एंटरप्रेन्योर, वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा। बट वो कैसे करेगा? वो कौन से प्रोसेस को वो फॉलो करेगा? तो बेटा जिस प्रोसेस को हमारा एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है अपने इस एंटरप्राइज को चलाने के लिए, उस प्रोसेस को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जहां पर वो एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा और उसको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, ठीक है। अब बेटा इस एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इंपॉर्टेंस है। पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद करता है। पहले आप लाइंस पढ़ लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, रीजनल डेवलपमेंट और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलो एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स सेटअप करते हैं यहाँ पे नई नई इंडस्ट्री, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, इनकम, जीडीपी सब कुछ बढ़ता है, यानी कि ओवरऑल आपकी पूरी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो डेफिनेटली है, जितने ज़्यादा बिजनेस खुलते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और जितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ज़्यादा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, कि कोई बाहर से लोगों को नहीं बुला रहे हैं, हमारे ही यहाँ के लोग हैं जो स्किल्ड हैं, हम उन्हीं के स्किल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लोकल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन हो या इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन, डेफिनेटली हम एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ बात ही इस चीज़ के लिए करते हैं कि कुछ नया लेकर आओ। पुराना तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आपके पास क्या नई चीज़ है हम वो जानना चाहते हैं, हम उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं आपके नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स आए, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, एफिशिएंसी बढ़े। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट तो डेफिनेटली हमें चाहिए कि इंडस्ट्रीज रूरल और बैकवर्ड एरियाज में होनी चाहिए, ताकि ये जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो चुके हैं वो इम्बैलेंसेस को हम कम कर पाएँ। सोशल डेवलपमेंट तो डेफिनेटली हमें चाहिए कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरत है कि जो गुड्स हों वो अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए स्मार्ट, लीडर, इंस्पायर, ऑर्गेनाइज्ड, रिस्क टेकिंग। क्या बोल बताया था? स्मार्ट, लीडर, इंस्पायर, ऑर्गेनाइज्ड, रिस्क टेकिंग, और इसी में सारे पॉइंट्स थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, इनोवेशन का यहाँ काम होता है, और यहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्रोडक्शन को करने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और भाई कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग भी है। तो सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप जब आप बेटा प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो कोई भी प्रोसेस जो है वो ऐसे नहीं चलती है कि जब मन करा जो मन करा वैसे आपने कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जाने वाली एक प्रोसेस है, जहाँ पर आपको एक पूरा
स्टेप बताए गए हैं कि पहले ये काम होता है, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अभी हम पढ़ेंगे भी कि एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस क्या होती है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे आपके दिमाग के आइडिया को ऑन पेपर उतारने के साथ साथ उसके ऊपर एग्जीक्यूशन का जो काम है वो भी किया जाता है, ठीक है। यानी कि प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना कई हद तक एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, यानी कि यहाँ पर आप लीगल बिजनेस एक्टिविटीज ही कर रहे हो और कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, यानी कि हम लोगों के लिए फायदेमंद भी है और बिजनेसेस के लिए प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। इनोवेशन तो डेफिनेटली जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर हम नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी, ये सभी चीजें चाहते हैं, इसी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कैसे प्रोडक्शन का, क्योंकि यहाँ पर आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज करते हो ताकि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा सकें। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उन्हीं चारों का इस्तेमाल करके आप अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो। और डेफिनेटली कुछ अनसर्टेनिटीज आपके सामने आएंगी, तो अपने रिस्क के साथ, प्रॉफिट के साथ क्या आपका रिलेशनशिप आ रहा है वो आपको डेफिनेटली चेक करना होगा कि कितने रिस्क के साथ आप कितना प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, ये भी हो गया। अब बात करते हैं नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की। तो नीड के लिए आई सी बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। आई सी बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। तो बेटा यहाँ पर आई से क्या मतलब है? इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। एस से मतलब है सोशल डेवलपमेंट। ई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर से ई है आपका एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस्ड है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, और यूटिलाइजेशन है यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज के लिए। अब बेटा आप देख रहे होगे कि पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बार बार वही चीजें आ रही है। कुछ चीजें तो कॉमन हो गई हैं कि लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का क्रिएट की जा रही हैं। तो कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है और बेसिक हमारा पर्पज ही यही है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आने का, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, नेशनल इनकम बढ़ेगी उसी से, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा देश प्रोडक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा वो सामान बेचेगा, और जितना ज़्यादा सामान बेचेगा उतनी तो इनकम कमा पाएगा। तो इनकम कमा पाएगा तो देश की जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो अपने आप ही इंक्रीज होगी, जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली, यहाँ आप काम दोगे बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली भी, और सपोर्ट करोगे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को इनडायरेक्टली भी। यूटिलाइजेशन कर रहे हो आप अपने लोकल रिसोर्सेज का, मतलब वो वेस्ट हो जाते हैं अगर आपने स्मॉल बिजनेस नहीं शुरू किया होता। बड़े बिजनेसेस उन लोगों को पूछेंगे नहीं, और अगर आप स्मॉल बिजनेस खोलोगे तो हमारे देश के अंदर जो ये इतना ज़्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, आज वो इस्तेमाल हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्मॉल बिजनेस का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। उसके बाद इनोवेशन, डेफिनेटली हम यहाँ पर स्किल इंडिया जैसे या स्टार्टअप इंडिया जैसे स्कीम्स को इसलिए लेकर आए क्योंकि हम प्रमोट करते हैं न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड। हमारे देश में ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ को हमारे सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं ये जो कैप फैसिलिटीज़ आई है हमारे पास। आजकल आप देख रहे होगे कि अभी मैं 2-3 दिन पहले एक ऐड देख रही थी कि हाउस हेल्प भी अब आपको मिल जाएगी। 10 मिनट में आपको एक अप्रूव्ड हाउस हेल्प, यानी कि आपको अपने घर के काम करने के लिए अगर मेड चाहिए तो वो भी आपको 10 मिनट में आएगी, 10 मिनट में मिल जाएगी वो हेल्प भी। मतलब कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। आपको घर पे ही बंदा आ रहा है आपकी ग्रूमिंग के लिए। तो ये सारे क्या हैं? ये नए नए आइडियाज़ ही तो हैं जो लोगों ने डेवलप किए हैं। तो बहुत ज़्यादा ये जो लेटेंट टैलेंट है हमारा, जो छुपा हुआ था अब तक, वो इन सब चीज़ों की हेल्प से बाहर निकल कर आ रहा है। और कहीं ना कहीं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है कि पहले बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो बहुत जगहों पर अवेलेबल नहीं हो पाती थी, लेकिन आज स्मॉल बिजनेसेस हो जाने की वजह से बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे बैकवर्ड, रिमोट एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़, हिली एरियाज़ तक भी पहुंच पा रही हैं, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट तो डेफिनेटली हमें चाहिए कि जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आती जाएंगी, जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे इनोवेटिव गुड्स आएंगे हमारे पास, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हमारा इंप्रूव होगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। अब प्रोसेस, क्योंकि आप पॉइंट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। इफ BPO IMG, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आई से है आइडिया डिस्कवरी, एफ से है फिजिबिलिटी स्टडी, बी से है हमारे पास बिजनेस प्लान, ओ से है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, आई से है इम्प्लीमेंटेशन, एम से है हमारे पास मैनेजिंग ऑपरेशन, और 7 से है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो चलिए वन बाय वन अब इनको भी देख लेते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप को
यहाँ पर लेकर आना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके पास उस बिजनेस का आइडिया होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चाहिए आइडिया डिस्कवरी, कि आपके सामने वो कौन सी प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। और जैसे ही आप उस आइडिया को जनरेट कर लेते हो, आपके माइंड में वो आइडिया आ जाता है, तो उसके बाद आप उसकी फिजिबिलिटी चेक करोगे। फिजिबिलिटी मतलब सुटेबिलिटी, कि क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए सुटेबल है। आपने सोच लिया कि आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, बट उस फैक्ट्री में जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हो, क्या आपके पास उतना पैसा होगा कल को? क्या जो टेक्नोलॉजी, जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए, क्या वो आपके पास अवेलेबल होगा इजीली? क्या ये बिजनेस आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट कमा कर भी देगा या नहीं? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको पहले एक स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर आप उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो वो सारा काम फिजिबिलिटी स्टडी में होता है। जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद हम लोग बिजनेस प्लान बनाना शुरू करते हैं। जिस भी अपॉर्चुनिटी को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया होगा फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर, हम उसी का यहाँ पर बिजनेस प्लान बनाना शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम डिटेल ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव का, उसकी स्ट्रैटेजी का, फाइनेंस के बारे में, क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में पूरा एक डिटेल हम यहाँ पर जो है कह सकते हो कि एक अपनी चिट्ठी लिखने शुरू कर देते हैं कि भैया ये काम हमें सारा करना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, अब जब प्लान कर लिया है तो उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है, तो रिसोर्सेज अरेंज होंगे, जैसे कि पैसा, मैन पावर, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, मशीन, क्योंकि रिसोर्स आएंगे तभी तो आप वर्क कर पाओगे। उसके बाद जैसे आपने रिसोर्सेज अरेंज कर लिए, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन वाली बात है, कि जो सोचा है अब उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, स्टाफ को आपने हायर करना होगा, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। अब लॉन्चिंग के बाद भी तो बहुत सारे काम होते हैं। अब आता है आपका असली काम, क्योंकि आपको मैनेज करने हैं बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशन, जहां पर अपनी डेली की एक्टिविटीज को आप मैनेज करोगे, जैसे कि सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन और कस्टमर सर्विसेज। और साथ साथ ये भी देखना है कि ये थोड़ी कि बिजनेस खोलकर बस छोड़ दिया, उसके बारे में आप देख ही नहीं रहे हो, उसके ग्रोथ और एक्सपेंशन के ऊपर भी आपको यहाँ वर्क करना होता है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ानी है, आपको अपनी नई नई ब्रांचेस ओपन करनी है, अपने टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं अपग्रेड करना है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन को भी हम यहाँ पर एक अपना पॉइंट बनाकर चलेंगे कि अपने बिजनेस को बढ़ाना ही है, उसको कम नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारी प्रोसेस। अब आगे चलते हैं स्टार्टअप के बारे में। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई हमारे पास। और स्टार्टअप का मतलब क्या था कि हम एक नया बिजनेस चाहते हैं, आपसे समथिंग न्यू चाहिए हमें आपसे, कुछ पुराना नहीं। और इसके लिए हम आपको कर रहे हैं इंस्पायर। और इंस्पायर में हम आपसे क्या कह रहे हैं, इनोवेशन, न्यू, स्मॉल, स्केलेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वॉल्व्स द रिस्क, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और एंटरप्रेन्योर ड्रिवन। तो ये सारे फीचर्स हैं जो स्टार्टअप के अंदर होते हैं। देखिए जरा वन बाय वन इनको। सबसे पहले जैसे कि बात हो रही है इनोवेशन की, तो बेटा इनोवेशन के अंदर हमने कहा कि स्टार्टअप हमेशा नए आइडियाज के बारे में बात करता है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है, ताकि हम यूनिक वे में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं हम उसको सॉल्व कर सकें। जैसे कि हमारे पास ईवीज आए, हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे लिए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको नया सोचना है, जो या तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ इंटायरली एक नई चीज लेकर आ रहे हो, या ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप उसके सॉल्यूशन के लिए कोई नई चीज लेकर आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद नया और स्मॉल होना चाहिए, डेफिनेटली ये एक नया होना चाहिए, और स्मॉल स्केल बिजनेस के साथ ही आपको यहाँ काम करना है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही आप यहाँ काम करने वाले हो। स्केलेबिलिटी ऐसे होनी चाहिए कि स्टार्टअप के अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि वो लगातार बढ़े और फास्टली अपने आप को एक्सपेंड करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम यहाँ वर्क करेंगे कि जो भी हमारा बिजनेस मॉडल होगा वो कस्टमर की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर काम करेगा। बट यस डेफिनेटली सक्सेस कहीं ना कहीं अनसर्टेन है, हम लोग भी नहीं चाहते। हम शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं और वो अच्छी सोच के साथ करते हैं, बट हमारी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी ये हम भी नहीं जानते। तो डेफिनेटली रिस्क तो यहाँ पर होगा ही, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। रिसोर्स को मोबिलाइज करना है, आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि स्टार्टअप के अंदर आपको फंड का अरेंजमेंट करना है। टैलेंट और टेक्नोलॉजी चाहिए कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से, यानी कि कौन लोग होंगे जो आपके यहाँ काम करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, वो कहाँ से आएगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ सोचना है। और इस सबको चलाएगा हमारा एक एंटरप्रेन्योर, यानी कि हमारा योद्धा, जो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक होना चाहिए, रिस्क लेने लायक होना चाहिए और ऑलराउंडर होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
अब बेटा ये स्टार्टअप के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसे आने के हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं। तो पहला सोर्स तो मुझे लगता है हमारी खुद की जेब ही होती है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल सेविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स यानी कि इन लोगों से पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी कि या तो अपनी खुद की पॉकेट है, या अपने पेरेंट्स की पॉकेट है, रिलेटिव्स की पॉकेट है, या फ्रेंड्स की पॉकेट है। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह, इन सब लोगों से आप पैसा यहाँ पर नहीं लेते हो, ठीक है। और यहाँ पर कोई रीपेमेंट एज सच प्रेशर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं आपका फुल कंट्रोल है क्योंकि आप अपना खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद क्राउड फंडिंग, जिसे मैं कहती हूँ भीड़ से पैसा इकट्ठा करना। तो क्राउड फंडिंग का मतलब होता है जहां पर आप छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन ले रहे हो लेकिन बहुत सारे लोगों से लेते हो, और ऐसा आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पब्लिक का इंटरेस्ट चेक करते हो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कि क्या लोग आपके इस प्रोडक्ट पे पैसा लगाना चाहेंगे भी या नहीं। उसके बाद वेंचर कैपिटल आती है हमारे पास, या जिसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। इसका मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था कि ये जो आप शार्क टैंक देखते हो, ये शार्क टैंक वाला ही एग्जांपल है। वो लोग सब वेंचर कैपिटलिस्ट ही हैं जो लार्ज फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे स्टार्टअप के अंदर जहां पर हाई ग्रोथ पोटेंशियल होगा। वहीं पे वो अपना जो भी पैसा है वो लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं, और साथ ही साथ ये पैसा ही नहीं लगाते, मेंटोरशिप यानी कि पूरी गाइडेंस देते हैं, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा बैंक से भी लोन ले सकते हो। स्टार्टअप के लिए बैंक भी जो है वो भी हमेशा तैयार रहता है, आपको टर्म लोन्स देता है, वो आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए आपको पैसा दे देता है, और इस लोन को आपको लेकिन रीपे करना होता है विद इंटरेस्ट। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इसके लिए कोई गारंटी देनी पड़े, कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़े, यानी कि कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखवाना पड़ सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स होती है बेटा, वहां से भी आप जो है पैसा ले सकते हैं, जैसे कि मुद्रा स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, SIDBI स्कीम है हमारी, जो आपको लोन देती है और कहीं ना कहीं टैक्स के बेनिफिट भी देती है। सस्ते भी होते हैं और अर्ली स्टेज की ग्रोथ के लिए आपके लिए सही भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे एंजल इन्वेस्टर्स, हमारे फरिश्ते तो है ही, ये वो वेल्दी इंडिविजुअल्स है जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, जिसको ये नहीं चाह रहे कि बैंक में जमा करे, नहीं चाह रहे कि घर की तिजोरी में रखे, इन्हें लगता है कि चलो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये वो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, पर ये वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे नहीं होते। यहाँ पे आपको ये मनी प्लस बिजनेस गाइडेंस और नेटवर्किंग वगैरह भी कई बार प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास इनक्यूबेटर्स और असिलरेटर्स। अब इसके लिए तो मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं कि जैसे हमारी माता पिता हमें बचपन में चलना सिखाते हैं, हमें उस पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, एटलीस्ट हम सर्वाइवल कर सके अपना, उतने तक हमें यहाँ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, वो हमारे इनक्यूबेटर्स होते हैं। बट वहीं पे जो हमारे आगे जाके हमें जो हमारे मेंटोर्स मिलते हैं, हमें जितने भी लोग हमें गाइड करते हैं आगे जाके, जो हमें एक पेस देते हैं, हमारे ग्रोथ के लिए हमें पुश करते हैं पीछे से, हमारी ग्रोथ में हमारे लिए हमारे साथ खड़े होते हैं, वो हमारे एक्सेलरेटर्स होते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेसेस के अंदर भी जो इनक्यूबेटर्स होते हैं वो स्टार्टअप को ट्रेनिंग, ऑफिस स्पेस और मेंटरिंग में मदद करते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज पर जब आप स्टैंड हो गए मार्केट के अंदर, आपका नाम हो चुका है, तो एक्सेलरेटर्स आते हैं ताकि वो आपको और आगे लेकर जाएं, जहां पर वो आपको कनेक्ट करवाएंगे ग्लोबल नेटवर्क के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ, ठीक है। तो ये तो थे बेटा हमारे वेज ऑफ फंडिंग द स्टार्टअप। अब हमारे आखिरी टॉपिक के साथ चलते हैं, विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि अब बिजनेस करते करते हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लोगों की नज़रों से। हम नहीं चाहते कि जैसी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी कोई और लोग भी इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं अपने हमने जो भी इन्वेंट किया है, हमारे दिमाग में जो भी आइडिया आया था, हम नहीं चाहते कि हमारा वो कोई कॉपी करे, हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे। तो उसके लिए आते हैं हमारे पास कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। देखो जरा, तो बेटा ये कुछ लीगल राइट्स हैं जो हमारे दिमाग की उपज है, हमारे दिमाग से निकला है। कोई इन्वेंशन, कोई डिज़ाइन, कोई लोगो, कोई बुक वर्क, म्यूजिक, फिल्म, सॉफ्टवेयर, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें ये हो सकती हैं, ठीक है। अब इसकी कैटेगरी क्या है बेटा, दो कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है इसकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां पर आपको पेटेंट मिलता है आपके किसी इन्वेंशन के लिए, ट्रेडमार्क, लोगो या ब्रांड नेम के लिए,
इंडस्ट्रियल डिजाइन आपके प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए मिल जाता है। ग्राफिकल इंडिकेशंस जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, बनारस की साड़ी, मतलब कहीं ना कहीं वो प्लेस ऑफ ओरिजिन बताता है उसका। कॉपीराइट्स के अंदर आपका आर्टिस्टिक वर्क, आपका लिटरेरी वर्क, आपका म्यूजिक वर्क, इस तरीके की चीजों के लिए आप कॉपीराइट्स ले सकते हैं। चलो थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं इनको। सबसे पहले आता है बेटा कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है आपके ओरिजिनल वर्क को। आपने कोई किताब लिखी है, आपने नॉवल लिखी है, आपने कोई पोएम लिखी है, आपने कोई स्टोरी लिखी है, तो आप नहीं चाहते कि कोई आपकी चीज को अपने नाम से बेचे मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आप उसका कॉपीराइट ले सकते हो। आपने गाना लिखा है तो उस सब चीजों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका काम हो जाता है और आप ले लेते हैं कॉपीराइट, तो ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है कि भाई आपका एक ब्रांड है, आप उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपका लोगो, आपका नाम, आपका सिंबल, आपके साउंड मार्क्स आप नहीं चाहते कोई और इस्तेमाल करे, तो यहाँ पर आप उसके लिए ट्रेडमार्क ले सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं कस्टमर की मदद करता है कि वो इस गुड्स और सर्विस के सोर्स को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको सामने बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। वो हमारी अमूल की वो छोटी सी बच्ची जो आज बहुत बड़ी हो चुकी होगी, बहुत बूढ़ी हो चुकी होगी, पता नहीं होगी भी या नहीं होगी, तो आज भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एयरटेल की जो वो ट्यून है, आज भी वो इस्तेमाल की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने उस चीज का ट्रेडमार्क ले रखा है। उसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जहां पर ये बताया जाता है कि वो गुड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है उसका, बेसिकली वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस रीजन के अंदर उस चीज से रिगार्डिंग कोई स्पेशल क्वालिटी या कुछ रेपुटेशन जुड़ी होगी, और ये कहीं ना कहीं उस एरिया के हेरिटेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता होगा। जैसे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, दार्जिलिंग की चाय, बनारस की साड़ी, और हमारी कश्मीर का पाशमीना। ठीक है। पेटेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा राइट है जो इन्वेंटर्स को मिलता है, कि जब आपने कुछ नया इन्वेंट किया है, कोई यूजफुल इन्वेंशन आप लेकर आए हो उसके लिए, और ये आपको लगभग 20 साल के लिए दिया जाता है। जो बाकी के लोग हैं वो आपके इन्वेंशन का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो उस चीज के लिए लाइसेंस या परमिशन ले लें, जैसे कि बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद डिजाइन्स। अब डिजाइन्स क्या होता है कि कई बार हम अपने प्रोडक्ट को एक एस्थेटिक अपीयरेंस देना चाहते हैं, मतलब हम कस्टमर को अपने डिजाइन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोडक्ट के जैसा डिजाइन किसी और का भी हो, तो हम उसके लिए भी आईपीआर ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिजाइन के लिए अपने एस्थेटिक अपीयरेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो किसी शेप, पैटर्न या कलर कुछ भी हो सकता है। 10 साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल के लिए और उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि कोका कोला की बोतल की शेप पहले उन्हीं के पास थी, अब उसके जैसी और भी लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं। कोई ज्वेलरी का डिजाइन है, 10 साल तक आप खुद का डिजाइन इस्तेमाल करो, 5 साल के लिए एक्सटेंड करो, लेकिन उसके बाद और लोग भी उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद आती है बेटा प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, उनकी कुछ ब्रीड्स होती है जो फार्मर्स या साइंटिस्ट डेवलप करते हैं और उसी नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि बासमती राइस, है ना। तो यहाँ पर आप नहीं चाहते कि आपकी इस कह सकते हो, मैं कहूँगी कि क्वालिटी के बेस में जो सुप्रीमेसी है उसको कोई और इस्तेमाल करे, तो आप उसका भी आईपीआर ले सकते हो अंडर दी प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन। तो ये हाई क्वालिटी सीड्स डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जैसे कि ये ज़्यादातर हाइब्रिड राइस और पोटैटो वेराइटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, जहाँ पर आपने सेमीकंडक्टर चिप्स का डेवलपमेंट किया है। आप नहीं चाहते कि उस तरीके का लेआउट, उस तरीके का डिज़ाइन जो है वो कोई और इस्तेमाल करे इसी फील्ड के अंदर, तो आप उसकी प्रोटेक्शन ले सकते हो। ये जनरली टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इंटेल ने अपने माइक्रोचिप डिज़ाइन को यहाँ पर आईपीआर करा रखा है। ठीक है। अब आती है बात हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज की। कुछ चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं, जो न जाने कितने सालों से हम इस्तेमाल करते आए हैं, बट हम नहीं चाहते कि लोग उस चीज़ की भी चोरी करें, तो उसको अंडर द ट्रेडिशनल नॉलेज हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉलेज हमें हमारे जनरेशन से मिलती आई है, हमारा आयुर्वेद, हमारा योगा, हमारी यूनानी, तो ये सारी चीज़ें हम आज से नहीं, न जाने कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर, जैसे कि हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस बहुत सारे हैं जिनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे ट्रेड सीक्रेट्स। अब यहाँ पर ये है कि
देखो पेटेंट लेने के बाद या डिज़ाइन का आईपीआर लेने के बाद भी वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाती है, यानी कि बाकी सब लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हमें तो अपने ट्रेड का सीक्रेट ही रखना है, हमें किसी के साथ शेयर ही नहीं करना वो फॉर्मूला। तो ऐसे में आपको ट्रेड सीक्रेट लेना होगा, जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाएगा, उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आया जाएगा, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनी रहे। तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप प्रोटेक्ट करा सकते हो। जैसे कि कोका कोला की अपनी एक रेसिपी है, गूगल का सर्च एल्गोरिथम है, ये सभी चीज़ें उन लोगों ने ट्रेड सीक्रेट्स के थ्रू रिजर्व करा रखे, जिसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे सारे आईपीआर जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिजनेसेस के अंदर, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो यही हम लोगों ने चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ा था, एंड आई होप कि आज उसको हमने वन शॉट के थ्रू रिवाइज कर लिया है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो गए होंगे। तो बच्चों अब इसकी केस स्टडीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।